अब हम कल जहाँ क्रैब साइकिल किया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आते हैं सीधा समरी इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान रखना ये क्रैब साइकिल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको यूं लगता है जैसे ये शायद क्रैब साइकिल की इक्वेशन है, जबकि इक्वेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल दोनों को मिलाकर के दिया जाता है। कैसे? सबसे पहले आप जानते हो कि सबस्ट्रेट को लिया जाएगा क्रियाकारक को, तो ये फॉर्मूला हो गया पायरुविक एसिड का। फिर आपको यदि याद हो तो जो कल हमने ट्रिक की थी क्रैब साइकिल की, जहां हमने वर्ड यूज किया था हैंस क्रैब्स की शादी में CD KD और FD, तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद हो तो जो D आया था वहां पर ऑफिशियली 4 टाइम्स आया था, यानी 4 टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन उसमें से 1 टाइम तो आपको ध्यान हो तो FAD प्लस के लिए था और 3 टाइम्स जो था वो NAD के लिए था। तो मन में आ सकता है ये 4 कैसे हुआ? 4 हुआ इस पायरुविक एसिड के कारण, क्योंकि ट्रिक तो हम बोल रहे हैं क्रैब साइकिल के रेस्पेक्ट में एसिटाइल कोएंजाइम A से, जबकि इक्वेशन कर रहे हैं पायरुविक एसिड से, यानी हमें वो लिंक रिएक्शन लेनी है, गेटवे पाथवे लेना है जिसको हम बोलते हैं, और वो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। तो वहां पर भी आपको याद हो तो एक बार ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको लेने से ये आपके 4 NAD प्लस हो जाएंगे, ये आपके FAD प्लस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल आपको याद हो तो क्रैब साइकिल के स्टेप में कई जगह हमने ऐड किया था, जैसे पहला स्टेप था कंडेंसेशन, वहां हमने ऐड किया था आपको याद हो तो ये ADP प्लस PI ध्यान रखना क्या चीज है, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक। आप इसको IP भी कह सकते हो, आप इसको H3PO4 भी कह सकते हो। फिर ये प्रोसेस होता कहां पर है? मैट्रिक्स में। हालांकि मन में आ सकता है कि लिंक रिएक्शन तो PMS में होती है, बिल्कुल वो पार्ट वहां होता है, लेकिन मोटे तौर पर इसको हम मैट्रिक्स में मान सकते हैं। प्रोडक्ट आप खुद जानते हो 3CO2। 3CO2 कैसे? आपको याद हो लिंक रिएक्शन में पायरुविक से एसिटाइल बनता है तो वहां पर 1CO2 रिलीज होती है। कैसे? आपको याद होना चाहिए, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहां से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये आपको ध्यान हो तो 2 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ नेचुरल बात है CO2 रिलीज होती है। तो एक बार CO2 यहाँ रिलीज हो गई, फिर आप जानते हो ये ऑक्सोएसिटिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड, ये मिलकर के आप जानते हो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड। फिर आप जानते हो और 6 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। एक स्टेप में आपको याद हो तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी था, यानी CO2 रिलीज हुई थी, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ था। फिर यहाँ से 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, और यहाँ पर भी आप जानते हो डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 रिलीज होगी, फिर और 4 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, और लास्ट में ऑक्सोएसिटिक एसिड वापस बनता है। तो यहाँ आपने ध्यान दिया हो, एक बार CO2 यहाँ रिलीज हो गई, एक बार CO2 यहाँ रिलीज हो गई, एक बार CO2 यहाँ रिलीज हो गई, यानी ऑफिशियली CO2 कितनी बार मुक्त हो गई? 3 बार हो गई। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 3CO2 यहाँ पर रिलीज होती है। फिर और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 4 NAD प्लस है, तो आप खुद जानते हो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा 4 NADH डॉट H प्लस, यानी एक टाइप से NADH2, लेकिन मॉलिक्यूलर नहीं लिखना है, आपको एटॉमिक लिखना है। फिर 1 FAD है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, ये मॉलिक्यूलर होता है, जबकि वो एटॉमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ATP में। आप जानते हो वो SLP वाला स्टेप होता है, मैट्रिक्स में होता है, तो उसके थ्रू यहाँ पर 1 ATP का SLP से फॉर्मेशन होता है। तो इक्वेशन को नहीं भूलिएगा, ये होती है समरी इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान रखना क्रैब साइकिल की इक्वेशन नहीं है ये। फिर अब आ जाता है नेक्स्ट में कि ये आखिर जो NADH बने हैं FADH बने हैं, तो कहीं ना कहीं इनका रोल क्या है भी, क्यों ये बने हैं,
उसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है कि इनका रीजन एक ही है कि इन दोनों मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनेगी और ये एनर्जी बनने का तरीका आप जानते हो एटीपी होता है। बहुत ज़्यादा एटीपी बढ़ेंगे और देखा जाए ये सारे काम जिस प्रोसेस से होंगे उस प्रोसेस को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और उसका नाम होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन यानी श्वसनीय श्रृंखला भी बोलते हैं। फिर इसी के बेस पर एक हम सीआरक्यू कर लेते हैं, क्लासरूम क्वेश्चन, जो हमने पहले भी किया था, कल भी किया था, आपको याद हो तो। वो था इन वन क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वन पायरुविक एसिड हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड। वैसे तो आपको इसका आंसर वहां सिखा दिया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आज एक बार और कर लेते हैं हम। मान लो ऑप्शन फर्स्ट हो गया 12 एटीपी, सेकेंड ऑप्शन हमने दे दिया यहाँ पर 15 एटीपी, थर्ड ऑप्शन हमने दे दिया 38 एटीपी, फोर्थ ऑप्शन हमने दे दिया 40 एटीपी। अब सारे लोग वीडियो को पॉज करें एक बार और इस क्वेश्चन को करें और सही आंसर इसका आपका क्या आएगा यहाँ पर 15 एटीपी। क्यों आएगा 15 एटीपी? ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पायरुविक एसिड से एसिटाइल बनता है तो आप जानते हो एक स्टेप होता है और उस स्टेप का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे हमने क्या कहा था याद हो तो? लिंक रिएक्शन कहा था। और यहाँ आपको ध्यान हो तो ऑफिशियली क्या हो जाता है? 1 NADH और H प्लस का फॉर्मेशन। और यहाँ के स्टेप की हम बात करें तो हम ट्रिक में सिखा चुके थे, आपको याद हो तो। ये वाली ट्रिक थी हमारी, याद होना चाहिए आपको। और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक बार डी 2 टाइम्स 3 टाइम्स और ये हो गया आपका 4 टाइम्स। लेकिन 4 में याद करो 3 टाइम्स तो क्या होता है यहाँ पर? NADH H प्लस होता है। लेकिन यहाँ वाले डी की हम बात करें तो ये डिफरेंट होता है और ये वाला डी आप जानते हो किसके लिए होता है? FADH2 के लिए होता है। फिर याद करो ये काइनेज एंजाइम बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ SLP वाला स्टेप होता है GTP या बोले तो 1 ATP। फिर याद करो 3 है तो यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए 1 से 3 ATP थे तो ऑटोमेटिकली 9 ATP, यहाँ से 2 ATP है तो 1 FADH2 से 2 ATP और 1 ATP 1 GTP इक्वल SLP वाला स्टेप। तो ये सब ऐड करने से आप जानते हो कितने हो गए? 12 ATP। तो 12 ATP यहाँ और ये 1 NADH लेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 ATP। यानी लास्ट डे किया हमने एसिटाइल को एंजाइम से, तब आया था 12 ATP। अब पायरुविक एसिड करेंगे तो कितना हो गया? 15 ATP। फिर अब आते हैं कि ये आखिर ATP बनते कैसे हैं, क्योंकि क्रैब साइकिल में तो खुद में बहुत ही कम ATP हुए और वो भी ETS का प्रोसेस यूज किया, तब हम पहुंचे यहाँ पर 12 ATP या पायरुविक लेने पर 15। लेकिन उसमें भी रोल तो OP का था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो अब पढ़ते हैं अपन सबसे मेन पार्ट। थोड़ा सा ये पोर्शन कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करना जा रहे हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसी का हम चाहें तो एक नाम और दे सकते हैं और वो नाम दे सकते हैं हम ETC। इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सिस्टम और यहाँ चेन। और आप चाहें तो इसी के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं और वो वर्ड क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी चेन।
हिंदी में इसको हम क्या कह देंगे? श्वसनीय श्रृंखला। और इसी से रिलेटेड एक प्रोसीजर होता है जिसको शॉर्टकट में हम बार बार करें ओपी। ओपी यानी क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसे हम कहेंगे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। फिर बात करें कि ये सारा प्रोसीजर कहाँ होता है, इसका एक्शन साइट क्या होता है, तो इसका एक्शन साइट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो भूलिएगा नहीं इस एक्शन साइट को आप कभी भी, कि ये प्रोसेस कहाँ होता है। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ था? साइटोप्लाज्म। उससे बेटर आंसर क्या था? साइटोसोल। लिंक रिएक्शन कहाँ थी? पीएमएस में। क्रेब साइकिल कहाँ था? मैट्रिक्स में। और अब आ गया आपका ईटीएस, ये कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि आखिर ईटीएस है क्या चीज। ध्यान रखें, दैट मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another carrier, यानी एक उपापचयी पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में जाते हैं। उस मेटाबॉलिक पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? ईटीएस। और इसी को हम लोग कहते हैं श्वसनीय श्रृंखला। फिर इस रेस्पिरेटरी चेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि 5 इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। जब तक आपको ये कॉम्प्लेक्स याद नहीं होंगे तब तक आप इस पूरे ईटीएस को कभी नहीं कर पाएंगे। ये एक सीक्वेंस में होते हैं और होते कहीं ना कहीं किससे रिलेट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट। और ये 5 कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 और 5। और ये सारे किसी न किसी एंजाइम से रिलेट होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये रिलेट किससे होता है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। याद करो NADH फुल फॉर्म क्या बताई थी? N से निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर SDH कौन हो गया? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। हमने एक एक्सेप्शन भी कहा था, आपको याद हो तो, क्रेब साइकिल का ये इकलौता एंजाइम था जो एक्सेप्शन के तौर पर मैट्रिक्स में नहीं, कहाँ प्रेजेंट था आपको याद हो तो? इनर मेम्ब्रेन पर। तो भूलिएगा नहीं, ये NADH से रिलेट भले ही हो लेकिन ये रिलेट किससे होगा? FADH2 से। फुल फॉर्म क्या हो गई? F से फ्लेविन, A से एडिनिन और D से डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये क्या होते हैं? साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1। इनको मिलाकर के हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। मन में आ सकता है साइटोक्रोम क्या चीज है, जो अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था हमने, कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले कैरियर हैं। ओरिजिनल में देखा जाए तो ये कौन होते हैं? एक तरह के प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन होते हैं? ये क्रोमोप्रोटीन, यानी एक टाइप से रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं ये। तो भूलिएगा नहीं, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, इसे कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। देखिए अब कंफ्यूजन हो सकता है, C के कारण मन में आ सकता है कि शायद साइटोक्रोम C को लेते होंगे। नहीं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज किसको बोलते हैं? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 दोनों को मिलाकर के कहते हैं। यानी यहाँ साइटोक्रोम C का रोल नहीं लिया हमने, ये मिलाकर के कहते हैं, लेकिन नाम यही बोला जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आप केवल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हो, ये भी चलेगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इसे हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज। और ये ATP सिंथेटेज जरूरी नहीं है कि आप यही बोलें, आप उसकी जगह ATP सिंथेज कहते हो तो भी चलेगा। कैसा होता है इसका डायग्राम? इस तरीके से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में
इनर मेम्ब्रेन पर जो क्रिस्टी होते हैं फिंगर लाइक, वहाँ जो टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है उनसे रिलेट है। आप जानते हो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ऑक्सीसोम, और इस ऑक्सीसोम में आप जानते हो ये पार्ट इसका कौन हो गया, हेड पार्ट यानी शीर्ष भाग, और इस हेड पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, F1। फिर ये इसका बेस पार्ट हो गया, और बेस पार्ट को हम क्या कहेंगे, F0। जीरो यानी एक तरह से फाउंडेशन जहां से शुरुआत होती है, तो ये ऑफिशियली क्या हो गया, F0 और F1 यानी एटीपी सिंथेटेज के दो हिस्से हो गए। हेड पार्ट को हम कहेंगे देखा जाए तो F1 पार्टिकल, और बेस पार्ट को हम लोग कह देंगे F0, और ये दोनों आपस में जिसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यदि इसको हम ऑक्सीसोम करें तो इस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक, इसका मतलब होता है वृंत। तो ये डायग्राम होता है आपका एटीपी सिंथेटेज का, तो ध्यान में रखिएगा इन चीज को बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इस पूरे चैप्टर के थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक में से एक है, इसलिए बहुत ही ढंग से आज आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप लोग यही काम करें कि मैंने बोर्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है उसको आप अभी वीडियो को एक बार पॉज करके 5 मिनट देते हुए इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो वीडियो को आप लोग पॉज करें और 5 मिनट में ये आप बनावें, क्योंकि जब तक आप कॉपी के अंदर इसको बनाओगे नहीं तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा है आप सभी ने ये बना लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाला भाग है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। पीएमएस आप जानते हो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। नॉर्मली देखा जाए तो ये दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, तो इसके लिए आप चाहें तो एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, और वो वर्ड हो सकता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। वर्ड पर ध्यान देना, इंटर, इंटर का मतलब हो गया बीच में, तो दो मेम्ब्रेन के बीच में। तो सबसे पहले आपको इन्हें समझना होगा। और रही बात मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स को आप चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर चैम्बर कह सकते हैं कि ये इसका आंतरिक प्रकोष्ठ है, और ऐसे ही पीएमएस को हम लेवें तो वो हम कह देंगे इसका अपोजिट, यानी वो उसका आउटर चैम्बर है। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि यहाँ 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन्हीं 5 कॉम्प्लेक्स को आप देखिएगा। ये देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, और इसे आप जानते हो ये वाला प्रोसीजर करता है, तो यहाँ एंजाइम का नाम हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा? NADH डिहाइड्रोजिनेज। रीजन जानते हो क्यों? डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है। आपकी एनसीईआरटी में 3rd को इधर बनाया हुआ है, 2 को यहाँ दिया हुआ है। आप इसको 2 को पहले लेते हो, 3rd को बाद में लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा दिया है तो आप भी इसको ऐसे ही ध्यान रखें। लेकिन लैंग्वेज और करते समय हम क्या करेंगे, फर्स्ट से हम सीधा सेकंड, और सेकंड के बाद हम आएंगे इधर 3rd के अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर सक्सिन, जिसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, और यहाँ आप जानते हो एंजाइम होता है जिसका नाम दिया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसे हमने कहा था याद हो तो कॉम्प्लेक्स सेकंड, और NADH डिहाइड्रोजिनेज इसे हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर सेकंड के बाद में ये 3rd, ये होता है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स।
फिर ये होता है 4 जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, लास्ट में ये ATP सिंथेटिस F0 और F1 को मिला करके, तो ये इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन पर अरेंज होते हैं। इनका अरेंजमेंट रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ मैट्रिक्स में एक प्रोसीजर हुआ था जिसका नाम हमने दिया था क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू NADH का फॉर्मेशन होता है। ये आप जानते हो जो मेम्ब्रेन है, स्पेशली देखा जाए तो ये इसकी इनर सरफेस हो गई, ये NADH के लिए इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य, जाने नहीं देगी ये। तो अंदर एंट्री फिर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी एंट्री होती है। डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहाँ? FMN, वर्ड ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए। FMN फुल फॉर्म क्या होती है इस FMN की? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। एक ध्यान रखना, आपने एक पढ़ा था FAD, वो नहीं है ये। FAD था फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये FMN है, विटामिन से रिलेटेड है ये भी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो FMN आप जानते हो, FMNS2 में कन्वर्ट हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं FES, आयरन और सल्फर। सिंपल लैंग्वेज में आप कई बार इसको फेराडॉक्सिन भी बोलते हो। तो ये फेराडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं किधर? UQ। इसको हम लोग कहेंगे यूबिक्विनॉन। क्या कहेंगे इसको हम? यूबिक्विनॉन। और इसी यूबिक्विनॉन को हम लोग कोएंजाइम Q भी कह सकते हैं, सएंजाइम Q। और फिर इसका रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ये हो जाता है UQS2 में कन्वर्ट, रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस होने के बाद में इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसे यूबिक्विनॉन नहीं यूबिक्विनॉल कहेंगे, यानी रिड्यूस्ड है। और ये यूबिक्विनॉन मोबाइल कैरियर भी होता है, ये NCERT ने दिया नहीं है, ध्यान में रखिएगा, काम में आएगा ये आगे। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुई, ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाती है? PMS वाले पार्ट में। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी न्यू NCERT है लेकिन फिर भी करेक्शन है। NCERT ने यहाँ आपको 4 प्रोटॉन दिया है, जबकि हमने यहाँ पर कितना दिया आपको? 2। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 2 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो रिएक्शन ली अभी वो 1 NADH+ के लिए लिया है। तो नेचुरल बात है वहाँ जब जाएंगे तो 2 ही होने चाहिए। ये लेटेस्ट NCERT भले ही हो लेकिन उसकी मिस्टेक है, ध्यान में रखिएगा आप भी इस चीज को। इसलिए 2 प्रोटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार मार्क किया है। अब यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉल। अब एक बार थर्ड नहीं, आप जानते हो कहाँ चलते हैं? सीधा सेकंड में, क्योंकि हमने कहा था इसको आप यहाँ पर भी बना सकते हो। तो फिर यहाँ क्या होता है? सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एंजाइम जो हेल्प करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड। और अब ये कहाँ पर जाएंगे देखा जाए तो FAD+। फुल फॉर्म क्या बोली थोड़ी देर पहले? फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर से FES प्रोटीन, फिर से जाएंगे यूबिक्विनॉन, फिर ये रिड्यूस होकर के यूबिक्विनॉल, और अब आता है ये कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को क्या नाम दिया हमने? ध्यान दीजिए आप लोग, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B भी है और C1 भी है, इसलिए मिला करके कह दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड। फिर क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि ये जो रिड्यूस था इसने इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B ने किसे दे दिया? FES को। FES ने किधर दे दिया? साइटोक्रोम C1।
और ये प्रोटॉन किधर आ गए, पीएमएस वाले पार्ट में, फिर यहाँ से भी ये प्रोटॉन किधर आ गए, पीएमएस में। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ 4 प्रोटॉन बिल्कुल राइट है। राइट क्यों है, क्योंकि 2 यहाँ से प्रोटॉन आए और 2 इस कॉम्प्लेक्स से, यानी 2 आए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और 2 आ गए कॉम्प्लेक्स सेकंड से, इसलिए ये प्रोटॉन यहाँ करेक्ट है। फिर ध्यान दीजिएगा कि अब आगे क्या होगा, ये साइटोक्रोम C1 किसको देता है, साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C पोजीशन देखो क्या है, ये स्मॉल प्रोटीन है। सबसे बड़ी बात है कहाँ, ये इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर है ये। उसको जरूरत पड़ने पर हम क्या कह सकते हैं, सी फेस। यहाँ सी का मतलब क्या होता है, साइटोसोल। और इधर वाली को हम क्या कह सकते हैं, इनर सरफेस। एम फेस क्यों, मैट्रिक्स की साइड में, इसलिए इसकी पोजीशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि साइटोक्रोम सी की पोजीशन किधर होती है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर। अब मेन बात, ये मोबाइल कैरियर है, किनके बीच में मोबाइल कैरियर है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और ये कॉम्प्लेक्स 4, उनके बीच में एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है, घुमंतु वाहक। थोड़ी देर पहले याद करो, मोबाइल कैरियर हमने यूबिक्विनोन को भी कहा। क्वेश्चन में आवे ऑप्शन के अंदर बोथ, तो आंसर बोथ करेंगे, लेकिन बोथ नहीं है, दोनों अलग अलग दिए हैं। तो एज पर एनसीईआरटी आपको क्या करना पड़ेगा, साइटोक्रोम सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, गलती नहीं होवे। एक बार और सुन लीजिएगा आप, साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर, यूबिक्विनोन ये भी मोबाइल कैरियर। बोथ ऑप्शन है तो आंसर बोथ, बोथ नहीं है तो आंसर क्या करना हमारे को, साइटोक्रोम सी। क्यों, एनसीईआरटी ने यही दिया इसलिए। फिर ये साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन किसको देता है, देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। क्या नाम दिया था हमने, याद हो तो, नाम दिया था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और ये किन से मिलकर बनता है, साफ लग रहा है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इन दोनों के मिलने से बनता है। एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पर कि साइटोक्रोम चाहे साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इन सभी में मेटालिक सेंटर होता है और वो मेन सेंटर होता है Fe। और कैसे होता है, मान लो साइटोक्रोम ए से लेवें तो यहाँ जैसे फेरस फेरिक में कन्वर्ट, और इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन साइटोक्रोम A3 की बात करें तो यहाँ एक मेटालिक सेंटर नहीं होता है, 2 मेटालिक सेंटर होंगे। कौन कौन से होंगे, एक ये Fe होगा और दूसरा कौन होगा, यहाँ पर कॉपर। लाइन दे रखी है आपके कि साइटोक्रोम A3 कंटेन्स 2 कॉपर सेंटर। तो वो 2 कॉपर सेंटर कौन हो गए, एक हो गया क्यूप्रस और एक हो गया क्यूप्रिक। और वैसे 2 सेंटर करें तो किस तरीके से करें, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। साइटोक्रोम A3 एक तरफ कर देंगे हम Fe, तो दूसरी तरफ हम लोग क्या कर देंगे, कॉपर। एक का काम है पहले वाला साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को लाना और दूसरे का काम होगा इलेक्ट्रॉन को भेजना, आगे भेजना। तो बोलिएगा नहीं, साइटोक्रोम A3। तो अब ध्यान दीजिएगा, साइटोक्रोम C से CuA, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 CuB, यानी क्यूप्रस से क्यूप्रिक। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, हाफ O2। अब सबसे मेन बात ध्यान दीजिएगा, ये हाफ O2, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या कह सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये क्या हो गया, एक टाइप से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बोलना नहीं।
और इसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स में खूब सारे प्रोटॉन भी होते हैं, इसलिए फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी यही है, भूलना नहीं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, नेसेंट ऑक्सीजन, हाफ O2, मॉलिक्यूलर O2 नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर यहाँ क्या होगा, ये हाफ O2, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए तो ऑटोमेटिकली कौन बनता है, H2O। लेकिन ये कौन सा होता है, मेटाबॉलिक वाटर, उपापचयी जल। तो इस प्रकार से मेटाबॉलिक वाटर का यहाँ फॉर्मेशन होता है। फिर सबसे लास्ट बात करें तो यहाँ क्या हो गए, प्रोटॉन ही प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई किधर, पीएमएस में। तो अब ग्रेडियंट बन गई, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गई, इधर ये प्लस चार्ज हो गए, इधर एक टाइप से माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच क्या बन गई, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब क्या होगा, यहाँ जो ज्यादा प्रोटॉन, स्पेशली कहें 2 प्रोटॉन, ये यहाँ से प्रोटॉन मैट्रिक्स में है तो यहाँ से किधर आ जाएंगे, ये पीएमएस वाले पार्ट में। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए ये प्रोटॉन अब इधर आएंगे ताकि आयन बैलेंस हो सके। फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगी और उससे एटीपी बनेगा। F0 पार्ट आप देख सकते हो, एटीपी सिंथेटिस का जो है चैनल की तरह काम करता है, एक टनल सुरंग की तरह काम करता है। और यहाँ से ये प्रोटॉन किधर आ गए, मैट्रिक्स में। और इसी F1 पार्ट के अंदर वो एंजाइम होता है, हेड पार्ट में कौन सा एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेटेज, जिसे हमने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। क्या हो रहा है यहाँ, एडीपी रिनॉर्डिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बना रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहली बार ऑक्सीजन का रोल आ रहा है, और इसी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आज डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, NADH या FADH2, उनके ऑक्सीडेशन से ETS के थ्रू लास्ट में जो एटीपी बनते हैं, उन एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फिर मेन बात ध्यान रखें, यहाँ जो एटीपी बने इनका नंबर किस पर डिपेंड करता है, डोनर की नेचर पर। कैसे, मान लीजिए हमने डोनर लिया इसको 1 NADH, तो यहाँ 1 NADH से हम बता चुके हैं कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी। और यही मान लीजिए डोनर, उसकी जगह कौन हुए, भी यहाँ वाला हुए डोनर, यानी कौन है, 1 FADH2। तो 1 FADH2 होने पर 3 एटीपी नहीं, फॉर्मेशन किसका होगा, 2 एटीपी का। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में FADH2 लेंगे तो ये अबव स्टेप होगा नहीं, तो फिर 1 और 1 ये कितने हो गए, 2, तो इसलिए फॉर्मेशन कितने का होगा, 2 एटीपी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें, एक NADH H+ के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बने, 3, और एक FADH2 से कितने बने, 2, याद रखिएगा, भूले नहीं। ये हमने कंप्लीट किया है ETS। अब जो लास्ट का हमारा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन डोनर की नेचर पर डिपेंड करता है कि कितने एटीपी बनेंगे। इस बात को थोड़ा हम एक इजी मेथड से करते हैं। एक ओल्ड मेथड चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसमें इस टाइप से डिनोट किया जाता है कि जो ये NADH बने हैं NAD+ में कन्वर्ट, फिर FAD+ FADH2 में ये रिडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है। यहाँ से यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B, फिर केवल इलेक्ट्रॉन की इधर आगे एंट्री होती है, प्रोटॉन इधर जो होते हैं वो स्पेस की तरफ यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ भेज दिए जाते हैं। फिर यहाँ ध्यान देने की बात है, सीक्वेंस ध्यान रखें, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, हाफ O2। मन में आ सकता है साइटोक्रोम C1 कहाँ चला गया, नहीं देवें तो भी कई बार हम काम चला सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस भी आप दे सकते हो कैरियर में। तो ये हो गया 1 कैरियर टू अनदर कैरियर इलेक्ट्रॉन का मूव होना।
अब कैसे, यहाँ एनर्जी का डिफरेंस इतना होता है कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही साइटोक्रोम बी से सी के बीच में एटीपी बनते, ए से ए3 के टाइम भी जब इलेक्ट्रॉन जंप करते तो एटीपी बनते हैं। तब आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था 1 NADH से, तो यहाँ ऑफिशियली देखें 1 ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, 1 ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो गया और 1 ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। यानी एक NADH के ऑक्सीडेशन से इस टाइप से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। मन में आ सकता है यहाँ से यहाँ के बीच क्यों नहीं हुआ, एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं है कि वो एटीपी को बना सके। अब FADH2 की बात करें तो स्टार्टिंग यहाँ से, यानी अब इस पोर्शन को आप भूल जाओ, तो इस पोर्शन को जब आप भूलोगे तो 1 ATP ये रहा, 1 ATP ये रहा, यानी 1 FADH2 से ऑफिशियली देखा जाए तो कितने एटीपी बने यहाँ पर 2। तो ये अब आपका क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनर की नेचर पर ये किस प्रकार से डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति पर। अब इसी बात को थोड़ा और क्लियर तरीके से समझना हो तो मान लीजिए एक CRQ की फॉर्म में हम करते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम कौन होता है। ऑप्शन में हम लेवें, फर्स्ट ऑप्शन में ले लिया हमने साइटोक्रोम बी, सेकंड ऑप्शन में हमने ले लिया साइटोक्रोम ए, थर्ड ऑप्शन में हमने ले लिया साइटोक्रोम A3, फोर्थ ऑप्शन में ले लिया हमने हाफ O2। तो स्टार्ट करें सारे लोग, एक बार वीडियो को पॉज करें। अब आइए आंसर के अंदर, कई बार जल्दबाजी में आप इसका आंसर रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ आपको हाफ O2 नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया साइटोक्रोम बताइए, तो साइटोक्रोम तो अभी आपने देखा था, इधर भी देखा था कि ऑफिशियली कौन होता है साइटोक्रोम A3, इसलिए यहाँ पर आंसर हम लोग करेंगे साइटोक्रोम A3। फिर और हम बात करें कि एरोबिक प्रोसेस है ये, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन आपने ध्यान दिया हो, हमने ईच स्टेप में काम में नहीं लिया था, केवल टर्मिनल यानी लास्ट वाले स्टेप में हमने काम में लिया था। तो एक टाइप से ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो गया, अंतस्थ ऑक्सीकरण। फिर भी इतना कम ऑक्सीजन यूज होती है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाइटल है, महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि जो प्रोसीजर हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, जगह जगह विहाइड्रोजनीकरण, तो ये सारा क्यों पॉसिबल हुआ था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इस कारण से ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है और उसी के कारण से हम इसको लास्ट स्टेप के कारण से टर्मिनल ऑक्सीडेशन नाम भी देते हैं। फिर ये जो एटीपी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये ऑफिशियली आपको ध्यान हो तो फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, फॉस्फोरिलीकरण। इसके 3 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके, एक है ओपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक है पीपी फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और एक आपने रेस्पिरेशन में पढ़ाई था SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो साइटोप्लाज्म में भी हो रहा था, मैट्रिक्स में भी हो रहा था, लेकिन वहां आप जानते हो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट ऐड होने से एटीपी बन रहे थे। तो यहाँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 2 है, ओपी और पीपी। फोटो फॉस्फोराइलेशन नेचुरल बात हो गई कि कौन से प्रोसेस में यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम होता है। और यही बात हम करें ओपी की, तो ये होता है श्वसन में यानी रेस्पिरेशन में। फिर होता क्या है देखिए कि रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है इस प्रोसेस के लिए कहाँ से आती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आती है, रिडॉक्स रिएक्शन से आती है, और इसीलिए हमने इस फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला है। जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन आप यहाँ देख भी सकते हैं, तो इसलिए हमने लास्ट वाले प्रोसेस को नाम दिया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
यही बात करें यहाँ फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो लाइट एनर्जी का यूज होता है किस बात के लिए? वही प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए, जो कि फॉस्फोराइलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होती है, यहाँ पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट की जगह अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? अभी का डायग्राम हमने देखा, वहाँ ग्रेडियंट कहाँ थी? पीएमएस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और यही हम जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो ग्रेडियंट कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है थाइलाकोइड, उस थाइलाकोइड में एक जगह होती है ल्यूमन, उस ल्यूमन वाली जगह के अंदर होता है। तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है। रही बात कि हम इन दोनों ही फॉर्मेशन में बताना चाहें कि एटीपी कैसे बनते हैं, तो उसके लिए पीटर मिचेल नाम के साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी थी, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो, इसलिए यहाँ उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम भी हमने इस प्रोसीजर को कर लिया था। अब मान लीजिए एक बार शॉर्टकट में हम इसको करना चाहें कि ये फोटोसिंथेसिस के टाइम किस तरीके से होती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड आपको ध्यान होना चाहिए, जो ग्रेनम होता है उसके एक पार्ट को कहते हैं, यानी यूनिट ऑफ ग्रेनम, थाइलाकोइड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की संरचनात्मक इकाई, यानी ये हो गई थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। डायग्राम में लगता होगा आपको डबल होती है, नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन है। फिर ये जो हमने बनाए ये क्या है? ये इसकी आउटर सरफेस है, और अंदर जो होती है वो इसकी इनर सरफेस होती है। फिर हम बात करें, यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड होता है, इधर हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। यहाँ हम बात करें तो साइटोक्रोम होते हैं, और ये जो खाली जगह होती है इसे हम ल्यूमन कहते हैं, अवकाशिका कहते हैं। और यहाँ ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, यानी पीठिका। फिर जैसे ऑक्सीसोम होते हैं F0 F1, ये ऑक्सीसोम तो नहीं होते, उसकी जगह कपलिंग फैक्टर होता है। यहाँ का जो पार्ट होता है उसे हम F0 कहेंगे, इधर वाले पार्ट को हम F1 कहेंगे, और दोनों को यदि मिलाएं तो उसे हम CF यानी कपलिंग फैक्टर कहते हैं। और ये जो हमने बनाए ये फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ की बात करें तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये साइटोक्रोम B6, और साथ में लेवें साइटोक्रोम F। फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ ऑफिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल है लाइट की प्रेजेंस में टूटते हैं, फोटोलाइसिस होता है, उसके कारण प्रोटॉन ल्यूमन वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो यहाँ सेकंड स्टेप में प्लास्टोक्विनोन भी होता है, और उस प्लास्टोक्विनोन के कारण से स्ट्रोमा वाले पार्ट से जो प्रोटॉन होते हैं वो ल्यूमन में आते हैं, और यहाँ ल्यूमन में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये ऑफिशियली इस तरीके से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं। तरीका वही है कि यहाँ ये क्या हो गया, एक टाइप से देखा जाए तो एडीपी कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? एटीपी में, लेकिन ये काम लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। तो यहाँ आपने देखा ग्रेडियंट कहाँ बनी, ज़्यादा प्रोटॉन हुए ल्यूमन वाले पार्ट में, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन हुए कम। ये अपन अभी थोड़ा फास्ट किया है, कम क्लियर हुआ होगा आपका, क्योंकि ज़्यादा क्लियर इसको हम कहाँ करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अभी केवल नाम आ गया था कि हमें कंपैरिजन करना है, इसलिए एक बार शॉर्टकट में आपको बता दिया गया है। तो यदि समझ में नहीं आया हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में क्लियर रहे, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये होती है कीमोऑस्मोटिक, ये फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया, वहाँ ओपी किया, वो रेस्पिरेशन के रेस्पेक्ट में।
अब ऑफिशियली एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ध्यान दीजिएगा। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमने कॉम्प्लेक्स 5 को बनाया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। इधर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इधर मैट्रिक्स है। यहाँ आप जानते हो प्रोटॉन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर इस एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट हो गए, एक F0 पार्ट हो गया, बेस यानी आधारी भाग है। इस बेस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रल का मतलब समाकल यानी जुड़ गया, तो ये इसके अंदर है इसलिए इसको इंटीग्रल। ये उभार के रूप में निकला प्रोट्रूड, तो इसको हमने क्या दिया पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। प्रोटॉन इधर ज़्यादा है तो ये टनल यानी एक चैनल की फॉर्म में इधर से होते हैं F1 की तरफ यानी मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, यानी पीएमएस से मैट्रिक्स की तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे। और ग्रेडियंट जब यहाँ पर टूटती है ब्रेकडाउन होती है तो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन। लेकिन ये सब काम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन के टाइम, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।